इंग्लिश ग्रामर के हम बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स पढ़ रहे थे। 120 गोल्डन रूल्स इंग्लिश ग्रामर की मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 5 गोल्डन रूल्स और अपने कुछ वोकैब 10 वोकैब्स हमने अपने पिछली क्लास में करी थी। आइए बढ़ते हैं आज नेक्स्ट रूल की तरफ से। तो दोस्तों, जो भी बच्चे वीडियो को नया देख रहे हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि मेरी वीडियो आने से पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो देखते हैं रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है। तो रूल नंबर 6 हमारा ये कहता है ग्रामर में, कहीं भी सेंटेंस में अगर नंबर की बात हो रही है और नंबर के साथ नाउन लगा हुआ है तो उसमें जो यूनिट होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। समझ रहे? अगर नंबर के साथ एडजेक्टिव लग रहा है तो भी यूनिट सिंगुलर होगी। तो इन दोनों केसेस में जो यूनिट है हमारे सेंटेंस में वो सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही सॉ ए 10 इंच स्नेक, यानी कि उसने एक 10 इंच, हालांकि 10 इंच नंबर हो गया ना, 10 नंबर हो गया, 10 इंच स्नेक। तो यहाँ पर आपने देखा जो हमारा यूनिट है वो सिंगुलर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही गेव मी 250 रुपीज नोट्स। आप ये सोचेंगे सेंटेंस सही है, लेकिन नहीं, ये सेंटेंस गलत है। उसने बेशक हमें 2 की जगह मैं बोल रहा हूँ, चाहे ये 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, ये नंबर है। इसके बाद जो यूनिट आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी, यानी कि 250 रुपीज नोट्स नहीं, 250 रुपी नोट्स। अब ये हमारा सेंटेंस अब जाके करेक्ट होगा, समझे? तो एक बार फिर से बताया था, रूल क्या कहता है कि नंबर के साथ सेंटेंस में अगर चाहे नाउन आए चाहे एडजेक्टिव आए, जो यूनिट होगी हमारे सेंटेंस में वो हमेशा हम सिंगुलर वर्ब में यूज करेंगे। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, रूल नंबर 7। तो दोस्तों, जो पिछला रूल हमने पढ़ा उसमें एक चीज मैं आपको और समझा दूं कि जो उसमें अगर सेंटेंस हमारा सफिशिएंट है, यानी कि उसमें नाउन या एडजेक्टिव आगे नहीं है, तो फिर उसमें जो सेंटेंस डिमांड कर रहा है, अगर वो प्लूरल डिमांड कर रहा है तो वो प्लूरल होगी वरना सिंगल होगी। जैसे उसमें अगर हमसे ये बोल देता कि आई हैव 50, देखिए सेंटेंस में बेसिक नंबर यूनिट आ गई, लेकिन यहाँ पर अभी हम 50 की बात हो रही है तो 50 यूनिट ज्यादा है, तो 50 रुपीज ही यूज करें, क्योंकि ये सेंटेंस अपने आप में सफिशिएंट है, ये आगे फॉरवर्ड नहीं हुआ। तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7 क्या कहता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, कभी कभी सेंटेंस में ऐसा हो जाता है, काफी सारे नंबर्स एक साथ आ जाते हैं, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर उसमें वर्ब सिंगुलर यूज करें, कैसे करें। तो देखिए, कभी कभी हमसे ये भी बोल दिया था सेंटेंस में आई हैव, या कोई और एग्जांपल लेते हैं कि इन एन इंस्टीट्यूट thousands of lakhs of students took the test। देखिए सेंटेंस में आपको क्या बताना चाहूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेंटेंस में एक से ज्यादा यूनिट हमें देती जाती है। देखिए पहले तो यूनिट्स हमारी जो नंबर्स होंगे वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाएंगे। समझ रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। तो यूनिट्स जो होंगी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या आता है, थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, यानी कि 1040 यूनिट, लैक्स उससे बड़ी अगर कोई और भी होती, इससे बड़ी यूनिट इसके बाद आती। समझ रहे? तो एक छोटी सी चीज की बेसिक चीज, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है, अगर सेंटेंस में अमाउंट, स्पीड, वेट, हाइट, डिस्टेंस किसी की बात हो रही है और इस पूरे को अगर सेंटेंस में एज अ वन यूनिट यूज किया जा रहा है, एज अ वन, सो वर्ब जो होगा वो हमारा सिंगल यूज होगा। अभी मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊंगा। और अगर यही चीजें हमारा जब कंसेप्ट यूज कर रहे हैं इसको प्लूरल वे में, यानी कि आपने उस चीज को डिफरेंशिएट कर दिया अलग पार्ट्स में, तो सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब होगा। आइए समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से कि सेंटेंस, ये जो रूल है हमारा कहता क्या है। देखिए पहला रूल
रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर सेंटेंस में लिखा है 10 miles need to be covered on foot, कि कोई दूरी है 10 miles, तो 10 miles दूरी ये तो प्लूरल है, लेकिन 10 miles दूरी नीड टू बी कवर्ड ऑन फुट की जो 10 के 10 मील की दूरी है वो आपको पैर पे चले, तो सिंगल आप समझ पा रहे हैं सेंटेंस का एक्सप्रेशन फीलिंग क्या कह रही है कि वो सिंगल एक ही तरीके से काम होना है, तो इसीलिए जो हमारा वर्ब है ये सिंगुलर है यहाँ पर, ठीक है। देखिए पहला एग्जांपल आप समझ गए कि जो 10 माइल्स है नीड्स, तो ठीक है नीड्स में दोस्तों वहां पर गलती हो गई, माइल्स 10 माइल्स के लिए जो सिंगल वर्ब होगा उसमें एस या ई ऐड करते हैं, ये आपने ध्यान नहीं दिया, तो 10 माइल्स नीड्स टू बी कवर्ड ऑन फुट, ये सिंगुलर है, ठीक है। जो हमारा वर्ब है वो हमने सिंगुलर एज अ सिंगुलर 10 माइल्स को हमने सिंगुलर यूनिट कंसीडर किया, क्योंकि ये हमारा जो पूरा वर्क है वो एज अ सिंगल यूनिट काम हो रहा है कि सारा काम सिर्फ फुट पे होना है। वहीं अगर यही सेंटेंस हमारा कुछ इस तरीके से होता कि 10 miles need to be covered partly by car and bus, कि दूरी अभी भी वही है 10 miles, लेकिन अब ये काम हमें कैसे करना है, पार्ट्स में करना है कि कुछ दूरी कार से करनी है कुछ बस से करनी है। अब हमारा जो वर्ब लगेगा वो एज अ प्लूरल ही लगेगा, समझ रहे हैं। 10 miles के बाद वर्ब प्लूरल होने का मतलब कोई ऐसे यस नहीं, सिंपल वर्ब ऐसे नीड, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर प्लूरल वर्ब हमने इसको कंसीडर किया, यहाँ पे नीड्स आया तो यानी कि ये सिंगल वर्ब कंसीडर किया क्योंकि वो सेंटेंस एज अ होल सिंगल यूनिट काम कर रहा है। यहाँ पे हमारी जो डिस्टेंस है उसको हम बाय पार्ट्स कवर कर रहे हैं, कुछ कार से कुछ बस से, इसीलिए जो 10 miles नीड टू बी कवर्ड, ओके प्लूरल वर्ब। अब चलते हैं रूल नंबर नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 8। देखिए रूल नंबर 8 क्या कहता है, देखिए अब रूल नंबर 8 दोस्तों, रूल नंबर 8 क्या कहता है कि गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन ऑल मेटल, सेंटेंस हमें ये दे देगा। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि गोल्ड की जो कंपैरिजन करा जा रहा है वो सभी मेटल से करा जा रहा है, और आप जानते हैं बच्चों गोल्ड भी जो है ये भी एक मेटल है, तो जब सीरीज में हम मेटल्स गोल्ड का कंपैरिजन सभी मेटल से करेंगे तो वहां पर गोल्ड, वहां पे तो उसका कंपैरिजन गोल्ड से भी हो गया। अब समझ रहे हैं इसका फीलिंग क्या है कि आपने गोल्ड का जो कंपैरिजन कर दिया वो गोल्ड से ही कर दिया, तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। सो इसको हम अगर कंपेयर करना है सभी और अदर मेटल से तो हम यहाँ पर और ना लगा के क्या यूज करेंगे, देन एनी अदर मेटल, समझ गए कि गोल्ड जो है बाकी अदर मेटल से ज्यादा प्रीशियस है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे हमें ये दे देता कि डायमंड इज प्रीशियस देन ऑल मेटल्स, अब आप यहां पर समझिए कि डायमंड का जो कंपैरिजन करा है मेटल से करा है, क्यों, क्योंकि डायमंड एक नॉन मेटल है, दिस इज नॉन मेटल। इंग्लिश आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जर्नल अवेयरनेस की चीजें नहीं मालूम, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल्स है। कंपटीशन में बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीजें, इतना बेसिक कॉमन सेंस सबको होना चाहिए कि डायमंड नॉन मेटल है, लेकिन उसका कंपैरिजन तो मेटल से कर रहे हैं कि बाकी सभी मेटल से ज्यादा प्रीशियस है, तो ये राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं गोल्ड का मैंने बताया कि गोल्ड खुद एक मेटल है, तो उसका कंपैरिजन खुद ही मेटल से नहीं कर सकते, आप उसको वर्ड एनी अदर हमारा कनेक्शन लगा के तब यूज करेंगे। लेकिन हाँ गोल्ड का कंपैरिजन अगर किसी नॉन मेटल से करते कि गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन ऑल नॉन मेटल, तो ठीक था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ते हैं हम हमारा नेक्स्ट रूल क्या करा, रूल नंबर का जो रोल नंबर 8 हमने अभी पढ़ा है उसका एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ कि देखिए आपसे कह देगा कि कालिदास इज फेमस, कालिदास या ओके
कालिदास is more famous than all poets। सो आपके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस आपको सही लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि कालिदास का कंपैरिजन आप सभी पोएट से कर रहे हैं और सभी पोएट में खुद कालिदास भी आते हैं, तो फिर से वहीं पे कंफ्लिक्ट हो जाएगा कालिदास का कालिदास के साथ। सो जब कालिदास को आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको उसी की ही जो उसकी क्या कहते हैं उसी की लिटरेचर में आपको कंपेयर करना है। कालिदास इंग्लिश राइटर है, तो कालिदास इज मोर फेमस देन ऑल इंग्लिश पोएट्स। अब ये सेंटेंस हमारा ठीक है कि कालिदास का कंपेयर है, कालिदास जो है हमारे सभी इंग्लिश पोएट से ज्यादा फेमस है। ठीक है, अब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। अब पढ़ते हैं रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर 9। चलो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, रूल नंबर 9 में पढ़ते हैं। रूल नंबर 9 हमारा क्या कहता है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मैं बोल रहा हूँ अगर सबसे इम्पोर्टेंट तो ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? एक बार पढ़ते हैं कि सिंस और फॉर हमारा सबसे पहले आप ध्यान रखिए टाइम को डिनोट करते हैं। सेंटेंस हमारा एक्चुअली में जो बात करी जा रही है वो कब हुई, तो इनके बाद या तो सेंटेंस में परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये ही हमेशा यूज किया जाएगा सिंस के बाद। और सिंस के बाद जो है आप हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज करें। ठीक है, जैसे कि आई हैव बीन I had been waiting for him since 6 o'clock। तो सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, I had been waiting for him since 6 o'clock, कि मैं उसका वेट कर रहा था for him since 6। तो हमने जो सेंटेंस यूज करा तो हमारा क्या है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ रहे हैं आप, ये सेंटेंस हमने यूज किया है वो हमारा कैसा है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कि मैं उसका वेट कर रहा हूँ 6 बजे से। ठीक है, या इसमें अगर ये होता आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि मैं यहाँ बहुत समय से रह रहा हूँ। अब हमें जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो हमें नहीं पता, तो सिंस और फॉर के बीच में दोस्तों सबसे मेन पॉइंट है। सिंस में क्या होता है कि जो हमारा टाइम होता है, किस समय की बात हो रही है वो डेफिनेट होगा, हमें पता होता है ये बात कब की हो रही है, कि सिंस 6 o'clock ये से पता है। लेकिन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि बहुत लंबे समय से, हमें एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता कि हम कब से रह रहे हैं। सो यहाँ पर इसीलिए हमने फॉर यूज किया, और ये हमें टाइम एग्जैक्ट पता था 6 o'clock, इसीलिए हमने यहाँ पर सिंस पे यूज किया। ठीक है, तो ये बहुत मैं बता रहा हूँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट रूल है इन 120 रूल्स में। सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स अगर आप किसी को कह सकते हैं तो ये सिंस और फॉर का यूज, उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज आते हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें हमेशा परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इन दोनों टेंस के अलावा किसी टेंस का यूज नहीं होगा। सिर्फ अगर सिंस के बाद अगर सेंटेंस में कहीं हमें कुछ वर्ब लगाना पड़ता है तो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में आएगा, बस ये इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, बाकी देखते हैं, ये चलते हैं नेक्स्ट नंबर रूल, आज का लास्ट रूल, रूल नंबर 10 देखते हैं। रूल नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों, देखिए रूल नंबर 10 हमारा क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी, कि जब भी दो एक्शन पास्ट में होता है, कोई भी दो एक्शन हमारे पास्ट में हो गए, सो उसमें जो एक्शन पहले हुआ, जो एक्शन विच अगर फर्स्ट, उसके साथ हम जो सेंटेंस में टेंस यूज करेंगे वो पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ये। और जो सेंटेंस पास्ट में ही लेकिन इसके बाद हुआ, उसके साथ हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। समझते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल, कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अब सेंटेंस क्या कह रहा है हमारा, कि जो पेशेंट था वो मर चुका था डॉक्टर के आने से ही पहले। तो पहले एक्शन क्या हुआ, पहले डॉक्टर जो पेशेंट था वो मर गया, तो पेशेंट हैड डाइड। तो पहले सेंटेंस का मीनिंग समझ के ये समझिए कौन सा एक्शन सबसे पहले था, तो पेशेंट
जो है मर चुका था, तो ये पहले हुआ, तो इसके साथ हमें क्या क्या रूल में क्या कहता है कि पास्ट परफेक्ट यूज करना, तो हमने क्या यूज किया, पास्ट परफेक्ट, हैड डाइड। वहीं इसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर उसके बाद आया, तो डॉक्टर अराइव्ड, इसके साथ हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया। तो ये बहुत ही सिंपल सा रूल था, ठीक है। इस तरह आज के और 5 रूल हमारे खत्म होते हैं। अब चलते हैं आज के वोकैब्स की तरफ। कुछ 10 वोकैब जो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, उनको याद करिए। मैं दोस्तों ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे होते हैं इतनी सारी बुक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन आप फिर भी इन रूल्स को एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे। मैं सिर्फ जो बिल्कुल ही चुनिंदा रूल्स, मैं आपको एक तरफ से भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये वही रूल्स हैं जो एग्जाम के लिए मायने से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही एग्जामिनर आपसे पूछा है, इन्हीं क्या क्वेश्चन घूम के आएगा, ठीक है। सो इन रूल्स को नोट कीजिए अपनी नोटबुक्स में। बाकी कमेंट में बताइए आपको अगर कुछ और भी आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर में, आप मुझसे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं जरूर आपकी हेल्प करूँगा। तो पढ़ते हैं आज के 10 वोकैब्स इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों 5 वोकैब वर्ड्स आप उससे पहले देख लीजिए आज के कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। ब्रूटल मीन्स क्या होता है, जो बहुत ही क्रूअल, जो लोग बहुत ही क्रूअल यानी कि क्रूर होते हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रूटल। गैलेंट का मतलब वीर लोग, बहादुर लोग, उनके लिए बेसिकली जो आर्मी पर्सन्स होते हैं उनके लिए हम इस वर्ड का, गैलेंट वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। गैलेंट का मतलब वीर, बहादुर। एडमेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है, ADAMANT, एडमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, जो लोग बहुत ही जिद्दी। आप इंग्लिश में इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, स्टबर्न, ये भी जिद्दी, इसके लिए ही यूज किया जाता है। लेथल, थर्ड वन, LETHAL, लीथल का मतलब जो चीज हमारे लिए घातक होती है, ठीक है, उसके लिए वर्ड लेथल यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, कि कोई भी चीज की राम इज वेरी फ्रूगल। इसका मतलब ये है कि हम बहुत चीजों को बहुत देख के बैलेंस करके चीजें खरीदता है, अपना खर्चा करता है। तो फ्रूगल का मतलब इकोनॉमिकल आप कह सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड नंबर 6, मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब शांत कराना, किसी को शांत कराना, कि काम डाउन भाई, शांत हो जाओ। मॉलिफाई का मतलब नहीं होता है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि किसी की इनर फीलिंग्स, क्वालिटीज क्या हैं, क्वालिटीज किसी की विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्वालिटीज। एवेंज वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, AVENG। दोस्तों मैं आपको स्पेलिंग इसलिए प्रोनाउंस इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर आपसे इनका स्पेलिंग्स भी पूछता है कि स्पेलिंग्स फाइंड कीजिए, कौन सी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। सो एवेंज का मतलब बदला लेना। टेक अ रिवेंज फ्रॉम समवन, रिवेंज भी बोल सकते हैं। एंटागोनाइज, एंटागोनाइज बहुत ही अच्छा वर्ड है, ANTAGONIZE। मतलब एंटागोनाइज का मतलब प्रोवोक समवन, किसी को उकसाना, प्रोवोक, उकसाना, ठीक है। ये मैं आपको साथ ही साथ इसका इंग्लिश वर्ड ही एक और इसलिए बताता जा रहा हूँ क्योंकि ये आपके एज अ सिनोनिम आपकी हेल्प करेगा कि इस वर्ड को और क्या क्या बोला जा सकता है, ठीक है। सो एंटागोनाइज मतलब प्रोवोक समवन, किसी को उकसाना। लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब चमकीला। विच शाइन्स ब्राइटली, जो चीज बहुत ज्यादा चमकती है तेजी से, शाइन्स ब्राइटली, चमकीली वस्तु, लस्ट्रस, ठीक है। सो दोस्तों आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आज के टोटल 10 वोकैब आज हमने फिर से कंप्लीट किए हैं। मैं आपको बता दूं ये वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं वही आपको चुनिंदा वोकैब्स करा रहा हूँ कि जो मैं जिन वोकैब्स में मैं एग्जाम में फंसता था, और इन वोकैब्स को मैंने घर आके पढ़ा है, एक जगह इकट्ठा किया है, और एग्जामिनर आपसे पूछेगा पूछेगा। इन्हीं में से अगर आप 200 वोकैब भी रोज पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं, वर्ड्स को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।